मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि साल 2011 में आर्कटिक सर्कल में कुछ रिसर्चर्स को बर्फ में दबा हुआ एक बड़ा सा विंग शेप्ड एयरक्राफ्ट मिलता है। जब सोल्जर्स एयरक्राफ्ट के अंदर उतरते हैं तो उनकी नज़र जाती है बर्फ की परत के नीचे छिपी एक ढाल पर। रेड, वाइट एंड ब्लू डिज़ाइन वाली ये शील्ड कोई मामूली शील्ड नहीं है, ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। कैप्टन अमेरिका ही इस फिल्म के लीड कैरेक्टर हैं, लेकिन वो आखिर कौन है, कैप्टन अमेरिका कैसे बने और ये शील्ड इस एयरक्राफ्ट में क्या कर रही है, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा जब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचेगी। मार्वल यूनिवर्स में कैरेक्टर्स की भरमार है और सब एक से बढ़कर एक हैं। तो अगर आपको भी ये कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरीज पसंद हैं तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वॉच रोज को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। अगला सीन है मार्च 1942 का। युआन श्मिट नाम का एक ऑफिसर अपनी हाइड्रा फोर्सेस के साथ नॉर्वे के टॉन्सबर्ग में फोर्सफुली एक चर्च में घुस आता है। इस ऑफिसर की चाल ढाल और उसके बोलने का अंदाज देखकर हमें क्लियर हो जाता है कि यही इस कहानी का विलन है। श्मिट को तलाश है एक मिस्टीरियस कॉस्मिक आर्टिफैक्ट की, जिसे टेसरेक्ट का नाम दिया गया है। हमें यह भी मालूम होता है कि ये टेसरेक्ट कभी ओडिन नाम के किसी किंग के पास हुआ करता था। खैर, तो ये टेसरेक्ट एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट है। ये जिसके पास भी होगा वो दुनिया में सबसे ताकतवर बन जाएगा। श्मिट बहुत शातिर है। वो लंबे टाइम से इसकी तलाश में लगा था और एक बार ठिकाने का पता चल जाने के बाद इसे ढूंढ निकालना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। टेसरेक्ट मिलते ही श्मिट चर्च कीपर को मार डालता है और गांव के सभी लोगों को भी मारने का हुक्म देता है। ये चर्च लंबे अरसे से टेसरेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था। अगला सीन है 1943 का, जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के दौर से गुजर रही थी। अमेरिका में साधारण सी कद काठी और रूप रंग वाला स्टीव रॉजर्स एक बार फिर अपने मेडिकल रीजंस की वजह से आर्मी में नहीं जा पाता और रिजेक्ट हो जाता है। स्टीव एक देशभक्त है। वो वर्ल्ड वॉर 2 की बैटलफील्ड्स में जाकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। इसके लिए वो अलग अलग शहरों से टेस्ट देता है, लेकिन हर बार अपनी फिजिकल अपीयरेंस और हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजेक्ट होता रहता है। हालांकि स्टीव का खास दोस्त बकी आर्मी के लिए सिलेक्ट हो जाता है। वो जल्द ही वॉर में भी जाने वाला है और ड्यूटी पर जाने से पहले स्टीव को एक डबल डेट पर स्टार्क एक्सपो लेकर जाता है। स्टार्क एक्सपो में टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के फादर हावर्ड स्टार्क फ्यूचर गैजेट्स को लेकर अपनी इन्वेंशंस के बारे में बताते हैं। हावर्ड स्टार्क एक अच्छे इंजीनियर हैं जो यूएस आर्मी के लिए लेटेस्ट गैजेट्स और वेपन्स बनाते हैं। मगर स्टीव की दिलचस्पी ना तो डेटिंग में है ना ही गैजेट्स में। उसे ये गवारा नहीं कि एक तरफ जहां उसके देश का हर नौजवान फौज में एनलिस्ट होकर कुर्बानी दे रहा है, वहीं वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसी एक्सपो में उसकी नज़र पड़ती है मिलिट्री रिक्रूटमेंट्स वाले एक बैनर पर। स्टीव उस स्टॉल पर पहुंच जाता है। उसका दोस्त बकी उसे एक बार फिर समझाता है कि वो गलत एड्रेस देकर सेना में भर्ती नहीं हो सकता। ये गैर कानूनी है। अगर वो पकड़ा गया तो अंजाम बुरा हो सकता है। स्टीव अपनी जिद पर अड़ा है कि चाहे वो रिजेक्ट ही क्यों ना होता रहे, पर वो कोशिश करना नहीं छोड़ेगा। जहां रोज इतने जवान शहीद हो रहे हैं, वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। स्टीव और बकी की बातों को इस दौरान साइंटिस्ट अब्राहम एर्स्किन भी सुन रहे होते हैं। एर्स्किन आर्मी के स्पेशल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। वो स्टीव के जोश और जज्बे को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं। मेडिकल टेस्ट एर्स्किन को ही करना है और वो स्टीव को पास कर देते हैं। इसके बाद बाकी रिक्रूट्स के साथ स्टीव की मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ श्मिट चर्च से चुराए हुए टेसरेक्ट पर एक दूसरे साइंटिस्ट डॉक्टर जोला की हेल्प से एक्सपेरिमेंट्स शुरू करता है। डॉक्टर जोला श्मिट के लिए एक ऐसी स्पेशल मशीन बनाता है जो टेसरेक्ट क्यूब की एनर्जी को होल्ड कर पाए। वहाँ कैंप में हम देखते हैं कि स्टीव फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बाकी के कैडेट्स हैं, लेकिन वो अपनी खूबियों और तेज दिमाग की वजह से ये प्रूव कर देता है कि वो प्रोजेक्ट रीबर्थ, जो कि सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए एकदम सही कैंडिडेट है। दरअसल एर्स्किन स्टीव पर अपना बनाया हुआ एक सुपर सोल्जर सिरम इंजेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें स्टीव पर भरोसा है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टीव एक अच्छा इंसान है। वो कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।
लेकिन कर्नल चेस्टर फिलिप्स स्टीव को इस एक्सपेरिमेंट के लिए सही कैंडिडेट नहीं मानते। उन्हें लगता है कि स्टीव इस सीरम की डोज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो स्टीव पर सुपर सोल्जर ट्रीटमेंट करने की मंजूरी दे देते हैं। एक्चुअली ट्रेनिंग के दौरान बाकी कैडेट्स को बचाने के लिए वो अपनी जान दांव पर लगा देता है और स्टीव की यही बहादुरी कर्नल का दिल जीत लेती है। होता यह है कि अचानक चेस्टर फिलिप्स एक डमी ग्रेनेड कैडेट्स की तरफ फेंक देते हैं। ग्रेनेड देखकर बाकी कैडेट्स इधर उधर छिप जाते हैं, लेकिन स्टीव खुद उस ग्रेनेड पर लेट जाता है ताकि वहां मौजूद बाकी लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। स्टीव पर सुपर सोल्जर सीरम ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले एर्स्किन स्टीव से मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने इसके लिए स्टीव को ही क्यों चुना। इस बातचीत से हमें पता चलता है कि एर्स्किन एक्चुअली जर्मनी के हैं। हिटलर ने जब जर्मनी को अपने कब्जे में लिया तो उसे पता चला कि एर्स्किन सुपर सोल्जर वाले फॉर्मूला पर काम कर रहे हैं। हिटलर ने अपने राइट हैंड मैन और हाइड्रा के हेड योहान श्मिट को एर्स्किन से ये फॉर्मूला रिट्रीव करने के लिए भेजा। योहान श्मिट एक साइंटिस्ट हैं जिसकी इकलौती हसरत ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हासिल करना है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। एर्स्किन को फोर्स करके वो खुद में भी सुपर सोल्जर वाला सीरम इंजेक्ट करवाता है। उस वक्त सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसीलिए श्मिट पर कुछ साइड इफेक्ट्स हुए और उसका रूप रंग बदलकर किसी मॉन्स्टर जैसा हो गया। इस सीरम की सबसे खास बात यह है कि इंसान सिर्फ ताकतवर ही नहीं बनता, बल्कि उसके अंदर मौजूद कैरेक्टरिस्टिक्स भी एम्पलीफाई हो जाते हैं। यानी एक अच्छा और नेकदिल इंसान जहां अच्छाई की बुलंदियों तक पहुंच सकता है, वहीं एक बुरा इंसान बुराई की एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा। एर्स्किन बताते हैं कि स्टीव को इस प्रोजेक्ट के लिए ये देखकर ही चुना गया है कि वो नेकदिल है, बहादुर है और कंपैशनेट है। यहाँ श्मिट की सुपर नेचुरल पावर की उस तलाश के बारे में भी पता चलता है जो हमें पहले सीन में दिखी थी। एर्स्किन स्टीव को ये बातें बताने के बाद उससे वादा लेते हैं कि वो कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और एक अच्छा इंसान बनकर रहेगा। कहानी फिर से योहान श्मिट का रुख करती है। श्मिट को पता चल चुका है कि एर्स्किन कहाँ है और क्या कर रहा है। उसे मालूम हो गया है कि एर्स्किन ने सुपर सोल्जर सीरम फिर से तैयार कर लिया है और अगर उसका फॉर्मूला नाजी हुकूमत से लड़ने वाले एलाइड नेशंस को मिल गया तो मुश्किलें आ सकती हैं। श्मिट ये भी बताता है कि एर्स्किन का फॉर्मूला हथियाने और उसे जान से मारने का ऑर्डर दिया जा चुका है। यहाँ हमें पहली बार योहान श्मिट के उस मॉन्स्टर लुक की एक छिपी हुई झलक भी मिलती है जिसके बारे में पिछले सीन में एर्स्किन स्टीव को बता रहे थे। उधर न्यूयॉर्क सिटी में एजेंट कार्टर स्टीव को उस खुफिया जगह पर लेकर जाती है जहां उसकी बॉडी में सीरम इंजेक्ट किया जाना है। यहाँ उसे एक स्पेशल चेम्बर में लिटाया जाता है और हावर्ड स्टार्क की टेक्नोलॉजी और एर्स्किन की साइंस की मदद से सुपर सोल्जर सीरम की डोज दी जाती है। कुछ देर बाद स्टीव एक लंबे और हट्टे कट्टे शख्स के रूप में बाहर निकलता है। एर्स्किन की लैब में हुए इस एक्सपेरिमेंट को कई डिप्लोमैट्स भी देखते हैं। यहाँ मौजूद एक अटेंडी को जब पता लगता है कि यह सीरम सही काम कर रहा है तो वो एर्स्किन को शूट कर देता है और सुपर सोल्जर सीरम की आखिरी बची हुई बोतल लेकर भागने की कोशिश करता है। इस चेस सीक्वेंस में हमें एजेंट कार्टर की बहादुरी का नमूना भी दिखता है। स्टीव जो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा फिट और ताकतवर बन चुका है, उस कातिल को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रहती हैं क्योंकि उसकी गिरफ्त में आते ही किलर सुसाइड कर लेता है, जबकि सीरम की आखिरी शीशी चकनाचूर हो जाती है। मरने से पहले वो शख्स इतना ज़रूर जाहिर कर देता है कि वो हाइड्रा के लिए काम करता था। उधर यूरोप में श्मिट, जिसका चेहरा प्री मैच्योर सुपर सोल्जर सीरम की डोज की वजह से बिगड़ गया है, उसने हूबहू अपनी शक्ल वाला मास्क बनवा रखा है ताकि अपने डरावने चेहरे को छुपा सके। कुछ नाजी ऑफिसर्स श्मिट के हाइड्रा फोर्सेस के ऑपरेशन की प्रोग्रेस को देखने आते हैं। दरअसल श्मिट को हिटलर ने टेसरेक्ट पर रिसर्च करने के लिए जर्मनी से दूर एक जगह दी हुई है जहां वो उसके लिए हैवी वेपन्स बनाता है और उसके इस पूरे रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च हिटलर ही उठाता है। हिटलर ने अपने ऑफिसर्स इसलिए भेजे हैं ताकि श्मिट के इस पूरे ऑपरेशन का मुआयना करने के बाद इसे बंद किया जा सके। श्मिट को यह भी लगता है कि हिटलर ने उसकी बिगड़ी हुई शक्ल के चलते उसे खुद से दूर किया है और इसी वजह से उसका प्रोग्राम भी बंद करना चाहता है। खुद श्मिट भी कम शातिर नहीं है। वो इतने वक्त से हिटलर के लिए काम करने की बजाय खुद अपने लिए ही काम कर रहा था,
क्योंकि अब उसके पास टेसरेक्ट भी है, इसलिए ना तो उसे हिटलर का खौफ है ना किसी और का। वो खुद को इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान या शायद ईश्वर ही समझने लगता है। वो सारे नाजी ऑफिसर्स का काम तमाम कर देता है और डिक्लेयर करता है कि हाइड्रा फोर्स अब एडोल्फ हिटलर के लिए नहीं बल्कि वो अपने नए एजेंडा पर काम करेगी। ये एजेंडा है पूरी दुनिया पर हुकूमत करना। वहाँ न्यूयॉर्क में एर्स्किन की मौत और सुपर सोल्जर ट्रीटमेंट के दौरान हुए इंसिडेंट के बाद यूएस मिलिट्री सीधे हाइड्रा पर अटैक करने का फैसला करती है। हाइड्रा फोर्स टेसरेक्ट से निकल रही एनर्जी से एडवांस्ड वेपन्स और गैजेट्स बनाती है। इसी वजह से हाइड्रा फोर्स अब पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। कर्नल फिलिप्स को लगता है कि स्टीव अभी वॉर में जाने के लायक नहीं है, इसीलिए वो बाकी साइंटिस्ट्स को स्टीव पर स्टडी करने को कहते हैं ताकि उसकी बॉडी से सीरम का फॉर्मूला रिट्रीव किया जा सके। कर्नल फिलिप्स को उम्मीद थी कि ये फॉर्मूला अमेरिका को सुपर सोल्जर्स की फौज देगा, लेकिन उन्हें सिर्फ एक सिपाही मिला है जो उनके हिसाब से काफ़ी नहीं है। इसीलिए वो स्टीव को वॉर में जाने से रोक देते हैं। स्टीव ये सुनकर उदास हो जाता है। फिर सेनेटर ब्रांड कहते हैं कि हाइड्रा के एजेंट को पकड़ने के लिए उसने जिस तरह से अपनी जान की बाजी लगाई, उसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। वो स्टीव को समझाते हैं कि इस हादसे के बाद लोग उससे इस तरह से इंस्पायर्ड हैं कि अब आर्मी में भर्ती होने के लिए कैंडिडेट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। वो स्टीव की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे अलग अलग जगहों पर जाकर वॉर रिलेटेड फंड रेजर्स और रिक्रूटमेंट को प्रमोट करने के लिए कहते हैं। यानी स्टीव अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर जो भी फंड्स इकट्ठे करेगा उससे सेना के लिए हथियार खरीदे जा सकते हैं और जंग का खर्च उठाया जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि स्टीव अपने देश के लिए कुछ कर रहा है। हालांकि ये वो काम नहीं है जो स्टीव करना चाहता है, पर फिर भी वो मान जाता है। अब स्टीव को एक नया नाम दिया जाता है, कैप्टन अमेरिका। उसकी यूनिफॉर्म में अमेरिका का फ्लैग बना है, उसके पास एक शील्ड है। वो स्टेज परफॉर्मेंसेस और शोज करके वॉर डोनेशंस इकट्ठा करता है। कैप्टन अमेरिका फिल्मों से लेकर कॉमिक बुक्स और टॉयज वगैरह के जरिए पूरे अमेरिका में छाया हुआ है। वो बस एक कमर्शियल बनकर रह गया है। एक तरफ जहां वो सिविलियंस के बीच पॉपुलर है, वहीं जब उसके शोज फौजियों के बीच में होते हैं तो उसे पता चलता है कि जान की बाजी लगाने वाले सोल्जर्स के बीच उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसे लगता है कि वो बस एक जोकर है। इटली में ऐसे ही एक डिप्रेसिंग शो के बाद एजेंट कार्टर उससे मिलती हैं और याद दिलाती हैं कि वो सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट या फंड्स इकट्ठा करने के लिए नहीं बना, बल्कि वो एक सुपर सोल्जर है। उन दोनों की बातचीत चल रही होती है कि कैंप में हाइड्रा से लड़ने गए 200 सैनिकों में से कुछ की डेड बॉडीज लाई जाती हैं। स्टीव को पता चलता है कि उन 200 लोगों में से एक उसका दोस्त बकी भी था, जिसका कोई अता पता नहीं है। वो जिंदा है या नहीं, या उसे बंदी बनाया गया है, ये जानने के लिए स्टीव कर्नल फिलिप्स के पास जाता है। कर्नल फिलिप्स स्टीव को बताते हैं कि हाइड्रा के उस अड्डे पर इतनी सिक्योरिटी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं है। जितनी जान बचाएंगे उससे ज़्यादा जानें कुर्बान करनी पड़ जाएंगी। ये सुनकर स्टीव अकेला ही जीप से निकलने लगता है कि तभी एजेंट कार्टर उसे रोकती हैं। कार्टर के पास स्टीव को हाइड्रा के ठिकाने तक पहुंचाने का बेहतर रास्ता है। इसके लिए वो मदद लेती हैं टेक गुरु और बेस्ट सिविलियन पायलट हावर्ड स्टार्क की। गोले और बारूदों के बीच कैप्टन अमेरिका प्लेन से कूदता है। अगला सीन हाइड्रा के उस अड्डे का है जहां स्टीव उर्फ कैप्टन अमेरिका को पहुंचना है। यहाँ वेपन्स बनते हैं और वॉर प्रिजनर्स से काम करवाया जाता है। हाइड्रा प्रेमिसेस के अंदर जा रहे एक ट्रक में छिपकर स्टीव अंदर आ जाता है। उसे टेसरेक्ट का भी एक छोटा सा हिस्सा मिल गया है जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है। साथ ही एक मैप पर भी उसकी नज़र पड़ती है। ये शायद वो ठिकाने हैं जहां हाइड्रा के दूसरे प्लांट्स मौजूद हैं। वो यहाँ तैनात हाइड्रा फोर्सेस से लड़ता हुआ बहुत से प्रिजनर्स को रिलीज करवा देता है और बकी की तलाश में लग जाता है। कैप्टन अमेरिका की एंट्री से मोटिवेट हुए सारे प्रिजनर्स हाइड्रा के हथियारों पर कब्जा कर लेते हैं। हाइड्रा प्रेमिसेस की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। श्मिट सीसीटीवी कैमरे से ये सब देखता है और उसकी नज़र स्टीव पर पड़ती है, तो उसे कुछ समझ आ जाता है कि फिलहाल भलाई यहाँ से निकलने में है। वो अपने पूरे प्लांट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का कमांड देकर फरार होने की तैयारी में लग जाता है,
क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके प्लान्स और उसकी वेपनरी के बारे में किसी को भी पता चले। उधर स्टीव को फाइनली बकी मिल जाता है। अपने दोस्त को बचाकर जब कैप्टन अमेरिका वहां से बाहर निकल रहा होता है तो इस दौरान उसे स्टीव से कैप्टन अमेरिका बनने की जर्नी के बारे में बताता है। इसी दौरान उसका सामना श्मिट से होता है। कैप्टन और श्मिट के बीच बस थोड़ी ही हाथापाई होती है और इससे पहले कि हम ये समझ पाते कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, डॉक्टर जोला बड़ी होशियारी से श्मिट को वहां से भगा ले जाता है। यहाँ हमें पहली बार श्मिट का वो रूप दिखता है जिसका इशारा पूरी फिल्म में पहले भी कई बार हो चुका है। श्मिट AKA रेड स्कल को अपने इस रूप से कोफ्त नहीं है, उसे अपने इस रूप पर नाज है। वो हमेशा के लिए अपना मास्क उतार कर फेंक देता है। जाते जाते वो कैप्टन को नसीहत देता है कि उन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। वो दोनों इंसानियत का रास्ता छोड़ चुके हैं। बेहतर होगा कि उसकी तरह कैप्टन अमेरिका भी अपने इंसानी फितूर को भूलकर अपनी इस नई सच्चाई को कबूल कर ले। इसके बाद रेड स्कल और डॉक्टर जोला वहां से फरार होकर अपने दूसरे अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहीं मिलिट्री कैंप में कैप्टन अमेरिका जब सारे फौजियों को रिहा करवाकर वापस लाता है तो पहली बार सोल्जर्स भी उसके लिए चेयर करना शुरू कर देते हैं। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे देश और दुनिया में खूब शोहरत मिलती है, मगर कैप्टन के पास शोहरत और मेडल रिसीव करने की फुर्सत नहीं है। वो हाइड्रा के अलग अलग ठिकानों पर डायरेक्टली अटैक करने की स्ट्रैटेजी बनाने में मशगूल है। वो इसके लिए एक टीम बनाता है और इस टीम में बकी के साथ साथ वो सभी काबिल ऑफिसर्स शामिल हैं जिन्हें उसने हाइड्रा की कैद से रिहा करवाया था। इस मिशन के लिए कैप्टन को हावर्ड स्टार्क नए आउटफिट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट और वाइब्रेनियम से बनी शील्ड डिजाइन करके देते हैं। वाइब्रेनियम एक तरह का मेटल है जो वकांडा नाम की एक अफ्रीकन कंट्री में होता है। ये मेटल किसी भी तरह के अटैक को झेलने की ताकत रखता है। इन सारी तैयारियों के बीच हमें कैप्टन अमेरिका और एजेंट कार्टर के बीच डेवलप होती केमिस्ट्री भी दिखाई देती है। लेकिन जब तक हाइड्रा है, ना तो कैप्टन ना ही एजेंट कार्टर के पास इस केमिस्ट्री के लिए वक्त है। अगले 2 साल तक कैप्टन अमेरिका अपनी टीम के साथ कई हाइड्रा ऑपरेशंस को नाकाम करता है, जिससे श्मिट बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। अब उसके पास कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं, लेकिन अब भी उसके पास इतने वेपन्स हैं जो आधी दुनिया का खात्मा कर सकते हैं। कैप्टन अपनी टीम के साथ उस ट्रेन पर हमला करता है जिसमें रेड स्कल का सबसे वफादार साइंटिस्ट और वेपन मास्टर डॉक्टर जोला मौजूद है। वो वेपन्स के साथ एक नए अड्डे पर जा रहा है और अगर डॉक्टर जोला गिरफ्त में आ जाए तो हाइड्रा के मंसूबों से पर्दा हट सकता है। ट्रेन में कैप्टन और बकी अल्ट्रा मॉडर्न हथियारों से लैस हाइड्रा फोर्सेस से लड़ते हैं, लेकिन इस लड़ाई के दौरान स्टीव की आंखों के सामने उसका दोस्त बकी एक बेहद गहरी खाई में गिर जाता है। डॉक्टर जोला को बंदी बना लिया गया है। वो हाइड्रा के बाकी लोगों की तरह गिरफ्तार होते ही सुसाइड नहीं करता, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी है। सेफ्टी के बदले वो बताता है कि अगले 24 घंटों में रेड स्कल दुनिया भर में अटैक करेगा। इसकी शुरुआत अमेरिका से होने वाली है। स्टीव अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी है और ये डिसाइड करता है कि हाइड्रा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। डॉक्टर जोला से मिली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कैप्टन अमेरिका हाइड्रा के हेडक्वार्टर पर अटैक करता है। एल्प्स की पहाड़ियों के बीच छिपे इस ठिकाने को कैप्टन अपने साथियों की मदद से कब्जे में तो ले लेता है, लेकिन इन सब के बीच उसका मेन मकसद है रेड स्कल को बाहर निकलने से रोकना। वेलकायरी नाम के अपने एयरक्राफ्ट से पूरे यूएस को तबाह करने के लिए रेड स्कल निकल चुका है। उसका ये एयरक्राफ्ट सुसाइड ड्रोन बॉम्ब से लैस है और यूएस का हर बड़ा शहर इन बॉम्ब्स का टारगेट है। कर्नल फिलिप्स और एजेंट कार्टर की मदद से कैप्टन अमेरिका भी रेड स्कल के उस खतरनाक एयरक्राफ्ट पर सवार होने में कामयाब हो जाता है। यहाँ वो लगभग सारे ड्रोन बॉम्ब्स को नाकाम कर देता है और फिर उड़ते हुए जहाज में शुरू होती है रेड स्कल वर्सेस कैप्टन अमेरिका की डुअल फाइट। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है, लेकिन जैसा कि कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इस लड़ाई के दौरान वो मशीन डैमेज हो जाती है जिसमें टेसरेक्ट को रखा गया था। जैसा कि हमें पता है कि टेसरेक्ट की एनर्जी को होल्ड कर पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसीलिए डॉक्टर जोला की हेल्प से श्मिट ने एक होल्डर बनवाया था, बट अब वो होल्डर रहा नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत की भूख रखने वाला श्मिट
इस टेसरेक्ट को जाने नहीं दे सकता। वो उसे अपने हाथों में ले लेता है। टेसरेक्ट से निकल रही एनर्जी से अंतरिक्ष का ब्लैक होल खुल जाता है। रेड स्कल उसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसी तरह से राख हो जाता है जैसे टेसरेक्ट पावर्ड गन से आपने पूरी फिल्म में कई लोगों को राख होते हुए देखा होगा। उसके मरने के बाद टेसरेक्ट क्यूब जहाज के फ्लोर पर गिर जाता है और अपने आसपास के एरिया को भी जला देता है। इसके बाद कैप्टन अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है कि श्मिट मर चुका है, पर वल्कायरी इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि जल्द ही न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा और एयरक्राफ्ट में मौजूद ऑटोमेटिक बॉम्ब्स तबाही मचा देंगे। वो कहता है कि वक्त की कमी होने की वजह से ये जहाज कहीं लैंड नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो इस एयरक्राफ्ट को किसी नो मैन्स लैंड में क्रैश करेगा। कैप्टन इस दौरान एजेंट कार्टर को एक लास्ट गुड बाय कहता है और कार्टर से अगले सैटरडे डांस डेट पर आने का वादा लेता है। अचानक स्टीव की आवाज़ शांत हो जाती है और आर्कटिक में कैप्टन का प्लेन क्रैश हो जाता है। देखते ही देखते ग्लेशियर उस पूरे प्लेन को अपनी चपेट में ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमेरिका में लोग जंग जीत जाने का जश्न मना रहे हैं, जबकि हावर्ड स्टार्क अपनी टीम के साथ कैप्टन अमेरिका का जहाज ढूंढने में लगे हैं। स्टार्क की टीम को समंदर से टेसरेक्ट क्यूब मिल जाता है, पर वो स्टीव या उसकी बॉडी और श्मिट के एयरक्राफ्ट वेल्कायरी को कभी नहीं ढूंढ पाते। कर्नल फिलिप्स कैप्टन अमेरिका को इनएक्टिव डिक्लेयर कर देते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया बर्फ में दबा ये एयरक्राफ्ट वही एयरक्राफ्ट है जिसे पिछले 70 साल से ढूंढा जा रहा था और कैप्टन अमेरिका इसी प्लेन में अब तक फ्रोजन था। जब स्टीव को होश आता है तो वो खुद को 40s के स्टाइल वाले हॉस्पिटल रूम में पाता है, पर यहाँ रेडियो पर चल रही एक पुराने मैच की कमेंट्री सुनकर उसे शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये मैच वो ऑलरेडी देख चुका था। वो उस रूम से भाग जाता है और अपने आसपास की दुनिया देखकर हैरान रह जाता है। फिर एंट्री होती है शील्ड के बॉस निक फ्यूरी की। वो उसे बताते हैं कि वो करीब 70 साल से होश में नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि जब वो 70 साल के बाद आंख खोले तो नई दुनिया को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो दे। तो पुराने ज़माने का माहौल इसलिए बनाया गया था ताकि कैप्टन को शॉक ना लगे। ये सुनकर स्टीव कुछ नहीं कहता, बस ये याद करता है कि उसने एजेंट कार्टर से डांस डेट पर जाने का वादा किया था, जिसे वो पूरा नहीं कर पाया। और ख़त्म हो जाती है ये फिल्म। पोस्ट क्रेडिट सीन में करीब साल भर बाद हम देखते हैं कि फ्यूरी स्टीव रॉजर्स से मिलने और उन्हें एक नए मिशन का प्रपोजल देने पहुंचते हैं। क्या है ये मिशन, पता चलेगा मगर द एवेंजर्स में, क्योंकि फिल्म के एंड में ये अनाउंस किया जाता है कि कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न इन द एवेंजर्स। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।